मार्क्सिज्म इज अ रेडिकल ऑल्टरनेटिव टू फंक्शनलिज्म। 1970s के अराउंड में फंक्शनलिज्म में एक डिक्लाइन आने लगा और उस टाइम पे मार्क्सिज्म स्टार्टेड टू गेन मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द जर्मन बॉर्न फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स, इन्होंने ये थ्योरी मार्क्सिज्म propound की और दी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 1818 to 1883। For Marx, production is the first historical act and basis of material life. उनके लिए प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस फूड एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। एंड वो कैसे करेगा ये चीज? जब उन्होंने फूड और मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना है तो वो कैसे करेंगे? इन डूइंग सो ही एंटर्स इनटू सोशल रिलेशनशिप्स विद अदर मेन। अब प्रोडक्शन के प्रोसेस में सोशल रिलेशनशिप भी आ जाता है। तो यहाँ पे अभी दो कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक नॉलेज, मशीनरी, टूल्स और फिर सबसे इंपॉर्टेंट लेबर पावर। मार्क्स ने बताया कि ईच मेजर स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन will correspond with a particular form of social relationship of production or relations of production। इसको फिर से समझते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में जब भी कोई एक मेजर डेवलपमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड से अगर ये कैपिटल पे जाता है, मतलब एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है, तो उस टाइम पे जो सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जो सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं उनमें भी चेंज आएगा। ये सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन को ही रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि फ्यूडल सिस्टम में या जमींदारी जैसे सेमी फ्यूडल सिस्टम में जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लैंडलॉर्ड हु ओन्स द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द लैंड, एंड द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द लैंड, ये भी एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। और ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है it is of domination of power relation of inequality। इसको अभी हमने बस इंट्रोड्यूस किया है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसको और डिटेल में थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो यही हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या फिर बेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कहलाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा हमने अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड या बेस, इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में एक सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस और उसके ऊपर का सुपरस्ट्रक्चर को समझने के लिए। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन प्रोडक्शन मिलके बनता है बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके ऊपर तैयार होता है सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर में क्या आता है? सुपरस्ट्रक्चर इज लार्जली शेप्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द बेस, एंड इंक्लूड्स पॉलिटिकल, लीगल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम्स। इट इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स, बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर में सभी नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि द बेस डिटरमाइंस द सुपरस्ट्रक्चर and superstructure in turn maintains and legitimizes the base। सुपरस्ट्रक्चर में आइडियोलॉजी भी आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग अभी और थोड़ी देर में देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मार्क्स ने बताया कि a major change in infrastructure that is this part will therefore produce a corresponding change in the superstructure। प्लीज पार्डन, यहाँ पे सुपरस्ट्रक्चर होना चाहिए था। अ मेजर चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल देयरफॉर प्रोड्यूस अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन सुपरस्ट्रक्चर। आगे मार्क्स सेड कि ऑल सोसाइटीज कंटेन कॉन्ट्राडिक्शंस, दे इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन सोशल ग्रुप बाय अनदर। जैसे कि फ्यूडल सोसाइटी में द लॉर्ड्स हु ओन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द लैंड, दे एक्सप्लॉयट द सर्व्स, द पेजेंट्स हु वर्क ऑन द लैंड। एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में employers who own the forces of production, that is the capital, technology, tools, machinery, they exploit the employees who work in exchange of wages, giving their labor power। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है
दो सोशल ग्रुप में, दिस क्रिएट्स अ फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस वन गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर. The major contradiction in society are between the forces and relations of production. तो ये contradiction actually forces of production and relations of production के बीच में है. क्यों? क्योंकि जो forces of production है, जैसे कि लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी कुछ लोगों के पास रहता है जो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब टॉप 1% ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास में वो पैसा है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके, वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास में कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं. लेकिन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है, जिसमें लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली, चाहे वो वर्कर हो फैक्ट्री में या आज के डेट में गिग वर्कर्स हो बहुत सारे टेक कंपनीज में, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल पार्क्स में जो काम करते हैं, ये सभी जो लोग हैं, इनके बीच में जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है दोनों के बीच में, वो उसमें बहुत असमानता होती है, बहुत इनइक्वालिटी होता है. फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो ओन कर रहे हैं, वो सरप्लस का जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा खुद अप्रोप्रिएट कर लेते हैं वेल्थ का, और बाकी जो लोग हैं दे आर लेफ्ट विथ माइन्यूट अमाउंट. उनको या तो वेजेस या सैलरी उस फॉर्म में या कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं. तो ये एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है सोसाइटी में. द मेजर कॉन्ट्राडिक्शन इन सोसाइटी आर बिटवीन द फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. अब इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझते हैं आगे. लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि फिर कैपिटलिज्म कैसे सरवाइव कर गया, ये कंप्लीट ओवरथ्रो क्यों नहीं हुआ, ये कंप्लीट ओवरथ्रो क्यों नहीं हुआ. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुपर स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पर देखा था पहले. सुपर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट है आइडियोलॉजी. वापस से जाके यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं आइडियोलॉजी. ये आइडियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हमको समझ में आएगा कि सोशलिस्ट कैपिटलिज्म क्यों नहीं बिल्कुल ओवरथ्रो होकर सब जगह कम्युनिज्म क्यों नहीं एस्टैब्लिश हो गया. इट इज ड्यू टू सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर इज लार्जली शेप्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर. The dominant social class, which owns the forces of production, will also monopolize political power, and its position will be supported by laws which are framed to protect and further its interest. मतलब सुपर स्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटलिस्ट वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, और उसी तरह से सुपर स्ट्रक्चर के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो लॉज हो, पॉलिटिकल पावर हो, कुछ भी हो, वो सब इस तरह से बने हुए हैं कि वो अपने बेस, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेजिटिमाइज करके और उसको प्रोपेगेट करके, परपेचुएट करके रखेंगे, हमेशा बनाए रखेंगे. इसमें बिलीव्स एंड वैल्यूज भी आते हैं. सुपर स्ट्रक्चर बिलीव्स एंड वैल्यूज विल रिफ्लेक्ट एंड लेजिटिमेट द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है अंडर फ्यूडलिज्म. अंडर फ्यूडलिज्म ऑनर और लॉयल्टी को डोमिनेंट कॉन्सेप्ट बोला गया. अब फ्यूडलिज्म में जो लॉर्ड है वो सारा लैंड ओन कर रहा है और जो सर्फ है उनके लिए काम कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लाया गया, ऑनर और लॉयल्टी. ऑनर और लॉयल्टी के टर्म में ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्यूडलिज्म नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है. इसी तरह से कैपिटलिज्म में भी एक्सप्लॉयटेशन डिस्गाइज बाय द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम. ऐसा दिखाया जाता है कि जो वर्कर्स हैं उनके पास फ्री विल है, वो चाहे तो उनके लिए काम करें या ना करें. बट ऐसा है नहीं. जब इतना ज्यादा डिफरेंस है वेल्थ में, जो कैपिटलिस्ट है वो 99% ऑफ वेल्थ को अप्रोप्रिएट करके रखे हुए हैं, तो वर्कर्स एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या उनके पास रियल में ऑप्शन है कि फिर वो काम नहीं करें? उसमें जो फ्री विल, इक्वालिटी और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है वो काफी डिस्गाइज्ड है. इसी को हम आगे कंटिन्यू करके इसमें देखते हैं कि मार्क्स ने बताया कि जो डोमिनेंट आइडियाज होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम में ऑनर और लॉयल्टी, कैपिटलिज्म में इक्वालिटी, फ्रीडम, इसको ही रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी बोलते हैं. और ये रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी जो है ये क्या करती है, ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है, एक फॉल्स पिक्चर ऑफ सोसाइटी को दिखाती है. It propagates situation to appear as normal, natural, as proper order of things, and tries to legitimize oppression and exploitation. It generates false consciousness, which helps to maintain the system. लेकिन मार्क्स का कहना था जो कॉन्ट्राडिक्शंस इनहेरेंट है सोसाइटी में, वो फाइनली सामने आएंगे ही, एंड दैट विल डिसइंटीग्रेट द सोसाइटी एंड क्रिएशन ऑफ न्यू सोसाइटी.